नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरों का ये बुलेटिन। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिन की बड़ी बहस की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में हालांकि कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो अभी भी उसी तरीके से जारी है। कोरोना संक्रमण के कम होते आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज मामलों से क्या ये समझा जाए कि भारत ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर कामयाबी प्राप्त कर ली है? क्या कोरोना संक्रमण की आंकड़ों में आई कमी से इस बात को लेकर देश की जनता आश्वस्त हो सकती है कि अब दूसरी लहर से हम उबर चुके हैं? ऐसे वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आज हम अपने साथ दो खास मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल है, जो कि सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, जो कि एक फिजिशियन है। साफ तौर पर कोरोना संक्रमण के मामले बीते एक हफ्तों में देश भर में कम हुए हैं, लेकिन इन कम होते मामलों के साथ साथ देश भर में ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी भी अब लोगों के लिए चिंता का एक सबब बनती हुई नजर आ रही है। ब्लैक फंगस के लगातार दर्ज हो रहे मामलों के बीच कोरोना संक्रमण के कम होते मामले भी एक तरीके से क्या चुनौतियां लेकर आए हैं, इन तमाम चीजों के जवाब अपने साथ तमाम डॉक्टर से तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल और डॉक्टर आनंद शुक्ला दोनों जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरा पहला सवाल आपसे है, जिस तरीके से लगातार बीते एक हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड जो मामले हैं उनमें जरूर एक गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन क्या ये गिरावट इतना है कि देश इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए कि हमने संक्रमण पर कामयाबी प्राप्त की है दूसरी लहर पर? डॉक्टर साहब, दीप्तांशु जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक, तब तक आनंद शुक्ला जी, दीप्तांशु जी का आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहा, उनसे हम संपर्क करते हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, जो सवाल मैंने दीप्तांशु जी से पूछा वही आपसे, क्या कम होते मामले इस बात को लेकर देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमने दूसरी लहर को पार पा लिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय जो है वो 40-50 दिन का एक साइकिल होता है वायरस का। उस साइकिल में अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप उस समय लॉकडाउन नहीं भी करे होंगे तो 100% इफेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तथा क्योंकि डेथ रेट अभी भी वही है, तब भी था, अभी भी वही है, तो ये संक्रमण काल को हमने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि अपना लॉकडाउन करके रेस्ट दिया है और इम्यूनिटी रेस्ट में बढ़ जाती है। अदरवाइज इसका कोई भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं है हम लोगों के पास, सिवाय क्योंकि टीका सब लोगों को नहीं लगा है, सैनिटेशन उतना नहीं है और डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। अभी देखिए, बीच में हमने काफी प्रिजनर्स को छुड़वाया करके, आपने रिक्वेस्ट कर करके, क्योंकि वहां पे सेल में नहीं है, 2 फीट भी दूरी कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे बहुत तेजी से मरने लगे थे लोग। तो ये आप और हम एक डिस्टेंसिंग और प्रिवेंशन के कारण। जी ठीक है आनंद जी। डॉक्टर दीप्तांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप्तांशु जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, बताइए। जी जी। सर, मेरा सवाल ये है, चूंकि आप सदस्य भी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, तो जिस तरीके से आधिकारिक जो रिकॉर्ड दर्ज मामले हैं कोरोना संक्रमण के वो बीते एक हफ्ते में कम हुए हैं, क्या ये देश को इस बात को लेकर आश्वस्त कर सकते हैं और कि हमने संक्रमण की इस दूसरी लहर को पार कर लिया है, या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने दूसरी लहर को पार नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के कारण जो नंबर है वो कम हुआ है, जो स्प्रेड था, जो चेन थी, वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है। अभी ये सोचने वाला नहीं है कि बिल्कुल हमको आज़ाद मिल गया है इस बीमारी से, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ ये कोरोना तो है ही, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं, जैसे ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस है या ब्लैक फंगस है ना, या फिर
कई मरीज हमारे पास आ रहे हैं जो साइकोटिक हो जा रहे हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं कोरोना होने के बाद। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी आ रही हैं। अभी बिल्कुल भी लापरवाही बरतने वाला नहीं है, सभी लोग पूरी तो तत्परता डॉक्टर साहब, से मैं एक चीज समझना चाहूंगा और दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे, क्या ये जो मामले कम हुए हैं बीते 1-1.5 हफ्तों में, इनमें जो प्रमुख वजह है वो इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन है देश भर के अधिकतर राज्यों में, तो इतना लोग आपस में मिलजुल नहीं रहे और जो केसेस है वो मल्टीप्लाई उस रफ्तार से नहीं हो रहे हैं जितने पहले होते थे? क्या ये प्रमुख वजह है या फिर जो संक्रमण की रफ्तार है उसको हमने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के जरिए ही थोड़ी ठीक की है? इसकी वजह क्या है जो मामले गिर रहे हैं? वजह इसकी यही है कि लॉकडाउन है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं तो स्प्रेड नहीं हो रहा है। ये तो मेन वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि काफी ज्यादा लोग, मतलब मान के चलिए कि 5% या 10% लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, 20 से 25% लोग इन्फेक्ट होके ठीक हो गए हैं। तो उनमें एक तरीके से 30 से 35% पूरी देश की जो पॉपुलेशन है उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, जो अभी तक बच के चल रहे हैं, या तो वो अपनी इम्यूनिटी के कारण बच के चल रहे हैं या उन्हें कोई वैसा शख्स मिला नहीं जो कोरोना पॉजिटिव था। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्यों ये है, लेकिन जो अभी फिलहाल के लिए हम पैटर्न देख रहे हैं कि केसेस कम हुए हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से ही हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त देश के तमाम लोगों के मन में है। जो लोग कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं, खासकर 75 साल के ऊपर के लोग और 45 साल के ऊपर वाले वो लोग जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज दोनों ले ली है, क्या वो अब कोरोना संक्रमण से पूरी तरीके से एक प्रोटेक्टेड हैं? क्या उन्हें अब कोरोना संक्रमण होने की संभावना बिल्कुल खत्म है? जी बिल्कुल नहीं है। संक्रमण कभी भी हो सकता है। हमारे दोस्त जयपुर गोल्डन में काम करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट थे, डबल डोज ले लिए थे, दोनों डोज लिए थे, उसके पहले भी कोरोना हुआ, दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो गया और हालत बहुत खराब हो गई, जबकि पूरे टूल किट्स पहन के भी अपना वर्क करते थे। तो इसलिए संक्रमण के लिए अभी तक हमारे जो चिकित्सक लोग और वैज्ञानिक लोग पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि टीका कहाँ तक वर्क कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए आईसीएमआर ने वो प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से कुछ नहीं होगा, ये प्लेसिबो थेरेपी है, आज उन्होंने बंद कर दिया। तो कारण ये कि अभी नया वायरस साल भर हुआ, कोई इस टाइप का खतरनाक वायरस के लिए कम से कम 200 से 300 साल लग जाते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स था, उसको 300 साल लग गया। अब इसमें हमारे डॉक्टर्स लोगों ने बड़ा मेहनत करके ऑक्सीजन और स्टेरॉइड, 2 लाइफ सेविंग प्रोसेस निकाल लिए, जिसका साइड इफेक्ट है ब्लैक फंगस। लेकिन इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं और ये भी देश संभाल लिए। ठीक है। डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, दो सवाल है कि बुजुर्ग। ठीक है डॉक्टर दीप्तांशु, 2 सवाल है मेरे। पहला वो सवाल है जो आनंद शुक्ला के जवाब में से उठता है, वो कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो रवैया रहा है वो थोड़ा समझ नहीं आया है। हमने देखा कि जब भी संक्रमण के मामले एकदम से बढ़े, बेइंतहा तरीके से लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और उससे लोग ठीक हुए। तो फिर आखिर क्यों? पिछली बार भी हमने देखा था कि जब थोड़े से मामले नियंत्रित हुए तो प्लाज्मा थेरेपी को आईसीएमआर ने बंद कर दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पहला तो मेरा सवाल ये है। और दूसरा कि अगर दोनों वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी लोग खतरे में हैं, तो फिर वैक्सीन की कारगरता पर कितना बड़ा सवाल है? मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। पहले सवाल का जवाब यह है कि कोरोना का इलाज किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट इलाज क्या है। हर इलाज को डॉक्टर्स टेस्ट करके देखते हैं कि क्या इससे फायदा हो रहा है, क्या इससे फायदा हो रहा है। जब इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, इतने ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, अस्पताल ओवरलोडेड हैं, तो हर तरीके के टेस्ट, हर तरीके की दवाएं
को इसमें इस्तेमाल करके देखा जा रहा है कि क्या इससे फायदा हो सकता है। अगर उससे शुरुआती कुछ पेशेंट्स में लक्षणों में सुधार मिला तो उसको कहा गया कि हाँ ठीक है, अब ये इलाज है, इसको आप करके देखिए। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अब कहीं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में शुरू हुआ कि रेमडेसिविर से फायदा हो रहा है या आइवरमेक्टिन से फायदा हो रहा है, तो वो पूरे विश्व में फैल गया कि रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन से फायदा हो रहा है। अब कल एक न्यूज आई कि रेमडेसिविर को WHO ने हटा दिया है कि रेमडेसिविर इलाज नहीं है, क्योंकि उससे बाद में ओवर द टाइम देखा गया कि उतना फायदा नहीं था जितना और दवाओं से फायदा था। या कहा जाए कि डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉइड्स हैं उनसे जितना फायदा था और दवाओं से उतना फायदा नहीं था, और लोगों ने इसकी काला बाजारी शुरू कर दी है या लोगों ने इसको होर्ड करना शुरू कर दिया, अपने पास जमा करके रखने लग गए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड ट्रायल पे चल रहा था, लेकिन इससे फायदा नहीं है, आप इसको अब मत लगाइए। तो इससे बहुत सारी चीजें और बंद हो जाएंगी। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जो हम वायरस से लड़ रहे हैं, ये इसके कई म्यूटेशंस चल रहे हैं, मतलब कई प्रजातियां हैं। जैसे पहले जो था वो डबल म्यूटेंट था, अभी जो आया है वो ट्रिपल म्यूटेंट है। वो अपने जो रूप है उसको बदल रहा है। अब वैक्सीन या कोई भी दवाई जब बनाई जाती है तो जो उस समय स्ट्रेन होता है उसको लेकर बनाई जाती है या उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। अब जैसे यूएस में आज ही मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ा था कि यूएस में जो वैक्सीन लग रही है उसमें वो इंडिया में जो स्ट्रेन चल रहा है इस समय उसके लिए कारगर है, लेकिन वो यूएस में है। और हमारे देश में जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड बनी है वो पिछले स्ट्रेन के लिए बनी थी। तो वो डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि क्या अब ये जो वायरस का म्यूटेंट है जिससे इस वक्त देश के लोग संक्रमित हो रहे हैं, उससे लड़ने में हमारे जो वैक्सीन है वो कारगर हैं या नहीं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है इसको लेकर? उतनी कारगर नहीं है, ये बात हमारी सरकार भी जानती है और साइंटिस्ट भी जानते हैं, बट दोनों तरीके के वायरस इस समय चल रहे हैं हवा में। तो कुछ अब उसको ऐसे तो नहीं पहचाना जा सकता ना आंख से देखे कि नहीं इनको ये वाला है उनको वो वाला है। और ये पैंडेमिक की सिचुएशन है, महामारी है, तो इसमें जो सबसे पहले दवा मिले या जो सबसे पहले संजीवनी बूटी मिले वो सबको लगा दी जाए, ताकि एटलीस्ट एक से तो बचाव हो। दूसरा जब तक आएगा तब तक हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करके उसकी भी बनाएंगे। अब जैसे कोविशील्ड का एक नया वेरिएंट आया है जो हर 6 महीने पे लगेगा। लेकिन तो इस पर एक बड़ा रिसर्च चल नहीं रही। बड़ा सवाल है, इस पे एक और बड़ा सवाल है जो मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला आपसे जानना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल दी लैंसेट ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें उसने कहा कि भारत में बनाई गई कोवैक्सीन जो है वो काफी हद तक भारत के कोरोना वायरस के वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। अमेरिका के जो प्रमुख चिकित्सा सलाहकार हैं एंथनी फॉजी, उन्होंने भी कहा कि कोवैक्सीन जो है वो भारत में जो वायरस का म्यूटेंट है उससे लड़ने में थोड़ा बेहतर है। तो ऐसे में जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर दीप्तांशु कर रहे थे कि दोनों वैक्सीन शायद उतनी कारगर ना हो, तो अगर दोनों वैक्सीन उतनी कारगर ना है तो पहला सवाल कि आखिर ये इतना लगाई क्यों जा रही है, और दूसरा कि आखिर क्या है ये फर्क कि विदेश के लोग कह रहे हैं कि कोवैक्सीन कारगर है और देश में ही कुछ डॉक्टर्स कुछ संस्था वैक्सीन की कारगरता पर सवाल उठा रहे हैं। चीजें हैं, एक तो जीनोम्स कहते हैं, माने जेनेटिक, फार्मेकोजीनोमिक्स भी कहते हैं। हर देश का अपना डांस, ड्रग और ड्रामा और डेमोक्रेसी अलग अलग होती है। सारे कल्चर सोशियो पॉलिटिकल से मिलके आदमी बना होता है। आदमी को कंट्रोल करता है जीन, जीन को कंट्रोल करता है उसका डाइट, डाइट को कंट्रोल करता है उसके आसपास के टेम्परेचर और मिनरल्स। तो इस तरीके से हर जगह के जेनेटिक जो ये कोरोना है उसके अलग अलग रिस्पॉन्सेज है, अलग अलग वेरिएंट्स है और डे बाय डे इन प्रोग्रेस है। पहली बार ऑब्जर्व किया गया, साल भर हुआ, ये करोड़ों बार म्यूटेट करेगा जब तक कि ये ह्यूमन का फ्रेंड नहीं हो जाएगा। जैसे हम लोग बंदर थे, अब धीरे धीरे म्यूटेट करते करते हम लोग आदमी बन गए। इसी तरीके से डॉग थे, वो जंगली थे, अब धीरे धीरे वो फ्रेंड हो गए। घोड़े थे, उसी तरीके से
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। उसी तरीके से वैक्सीन बनेंगी और उसी तरीके से एडजस्ट करने लगेंगे, और धीरे धीरे हो सकता है कि ये न्यूट्रल भी हो जाए, इसकी टॉक्सिसिटी खत्म भी हो जाए। लेकिन एक ही चीज है इसमें कि आरएनए वायरस है, ये जो है सेल के बाहर रहता है और तरह तरह के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डीएनए में उतनी दिक्कत नहीं होती है। इसके कारण सबसे बड़ी बात है कि टिश्यू पे वर्क कर रहा है। टिश्यू पे और भी पैथी है, जैसे 12 टिश्यू रेमेडीज करके बायोकेमिक है, उसका ट्रायल नहीं हो पा रहा है। हमने यहाँ पे ट्रायल कराया किसी से, उसने बहुत अच्छा रिस्पांस किया लंग एल्वियोलाई पे। तो अब चक्कर है कि इसको हमने मैसेज कन्वे किया, तो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा और प्रोसेस में रहेगा। जी ठीक है। डॉक्टर दीप्तांशु, एक और बड़ा अहम सवाल है, क्या कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो चुकी है? क्या जो पीक है दूसरी लहर का वो खत्म हो चुका है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी थोड़ा शहरों से हटके मुझे लगता है गांवों की तरफ बढ़ गया है, जहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सुविधाएं उतनी नहीं है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ कितने केसेस आ रहे हैं। बट जैसा हमारे कई लोग गांवों में रहते हैं तो वो बताते हैं कि उधर काफी लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बट टेस्टिंग और उतनी सुविधाएं ना होने के कारण वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना उनको पता चल पा रहा है कि इनको कोरोना है या नहीं है। तो अभी खत्म नहीं हुई है सेकेंड लहर। तो ये पीक हम अटेन कर चुके हैं या पीक अभी अटेन होनी है डॉक्टर साहब? पीक चल रही है, इस समय पीक चल रही है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आएगा समय के साथ। जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग संक्रमित होकर ठीक होंगे, एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तो एक ट्रेंड आने लग जाएगा कि कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये पूरी तरीके से एक फ्लैट कर्व हो जाए मामलों में? कब तक ये उम्मीद की जा सकती है? क्या इसमें अभी जून तक का समय लग सकता है? आईआईटी कानपुर और एम्स की एक स्टडी थी, उसमें तो ये लिखा था कि अभी ये जून तक रहेगी। जून से हम देखना शुरू करेंगे 20-21 जून के आसपास कि वो कम हो रही है। ठीक है। डॉक्टर आनंद शुक्ला, एक दवा भी कल जो है वो लॉन्च की गई है, वो है 2DG नाम की, जो डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाई गई है। किस तरीके से ये दवा कितनी कारगर है? क्या ये कोरोना से बचने की एक दवा है या फिर ये कोरोना ना हो उससे पहले ही ले जाने वाली एक एंटीबॉडी है? क्या है ये दवा? जरा इसको एक लेकर जो कुछ बातें हैं जरा स्पष्ट कीजिए कि आखिर ये 2DG जो है वो कैसे कारगर है कोरोना से लड़ने में। पूछा क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कारगर होगी नहीं होगी, क्योंकि ये 3rd फेज में इन लोगों ने ट्रायल लिया है। 4th फेज मार्केटिंग होता है, जिसमें नॉर्मल पब्लिक और पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, तो उसमें रियल रिपोर्टिंग हो जाती है कि कारगर है कि नहीं है। आप जैसे रेमडेसिविर को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, प्लाज्मा थेरेपी को खत्म किया जा रहा है, 2DG का भी वही हाल होगा, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी बनाया है, प्रिंसिपल बनाया है कि ये डीऑक्सी ग्लूकोज 2-डीऑक्सी ग्लूकोज का नाम है, और ये एक तरीके से फेक ग्लूकोज होगा जो सेल को जाएगा और इसको कोरोना तुरंत अटैच कर लेगा, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल पे है। हालांकि ये नैनो पार्टिकल बता नहीं पाए हैं, ये हम लोग इसका नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो ट्यूब्स में वर्क किए हुए हैं हम लोग, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये नैनो ट्यूब से दिया जाएगा ड्रग और वो ब्लॉक करेगा, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने 2DG का सिरप बनाया होगा या पाउडर बनाया होगा। अब ये 2DG का जो एडवांस लेवल है, बायो सेंसर और बायो इंजाइम्स की जो सेंसिंग करेगा, वो लेवल जब हम लोग पाएंगे तो अब आगे बढ़ पाएंगे, जो प्लांट इंजाइम्स ऑलरेडी सेंस कर लेते हैं। इसीलिए जो इम्यूनिटी वाले हम लोग क्या सुगंधा, तो आपके हिसाब से कारगर नहीं होगी लॉन्ग रन में? आनंद जी, आपके हिसाब से लॉन्ग रन में कारगर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दवाई बनाई है BG34, वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कहते हैं कि अल्टर कर देगी। और ठीक है, जरा डॉक्टर दीप्तांशु से जान लेते हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, 2DG को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या किस तरीके से ये संक्रमण से बचने में कामयाब हो सकती है या फिर इस पर भी सवाल है? मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई ज्यादा जानकारी अभी है नहीं, तो मैं इस पे पहले रिसर्च कर लूं फिर ही कुछ कहूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
एक आप बड़ा बहुत अहम महत्वपूर्ण सवाल है जिसे कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि सिंगापुर में कोरोना संक्रमण की जो नई वेव आई है उसने बच्चों को प्रभावित किया है। भारत में भी कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को लेकर डॉक्टर दीप्तांशु चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। स्टडीज ने बताया है कि ये तीसरी लहर जो है ये बच्चों को प्रभावित करेगी। किस तरीके से भारत को तैयार रहना चाहिए इस तीसरी लहर को लेकर और बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, मैं एज ए डॉक्टर मैं तो सरकार से, लोगों से यही चीज चाहूंगा कि एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सिर्फ शहरों में नहीं, शहर के बाहर भी। जैसे छोटे छोटे गांव है ना, अब जैसे अपने आसपास गोंडा है, बस्ती है या बाराबंकी, तमाम ग्रामीण इलाके देश भर के, हाँ, वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहाँ अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल पीएचसी हैं, उनपे आप अच्छी पे स्केल पे डॉक्टर्स हायर करिए। डॉक्टर्स बहुत हैं लेकिन वो हायर नहीं कर रही सरकार, या फिर वो घर में बैठे हुए हैं। आप सबको हायर करें, सबको ऑनलाइन करें, सबको वहाँ लगाएं। हेल्थ स्ट्रक्चर अगर आप ठीक करेंगे तो हम बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे और जल्दी उसका इलाज होगा। क्या होता है कि अब किसी को बुखार हुआ, किसी बच्चे को बुखार हुआ, तो पहले 3 दिन तो माँ बाप ये सोचते हैं कि पहले हम ही दवा दे लें कुछ, तो पैरासीटामोल की सिरप ले आएंगे, आधा दुकानदार बता देंगे, कुछ घर वाले बता देंगे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि डॉक्टर के पास वो डॉक्टर अपनी 200-300 रुपए फीस लेगा, वो उनको भारी पड़ती है, लेकिन वो उस फीस बचाने के चक्कर में कितनी जिंदगियां और बर्बाद करेंगे वो ये बात नहीं समझ पाते। पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, उनसे तुरंत बीमारी के लक्षण बता के इलाज शुरू करें तो आप इस संक्रमण को रोक सकते हैं। अब जितने लोग पहले से जैसे एकदम से वेव आई, कुछ लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, वो भर्ती होने शुरू हुए, फिर धीरे धीरे एम्स का प्रोटोकॉल आया और कई अस्पतालों के प्रोटोकॉल आए कि भाई आप पहले ये 4 दवाएं हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, लिम्सी और जिंकोविट, इतना तो शुरू कर ही दीजिए, जो कोविड किट में दवाएं मिल रही थी। अगर यही पहले दिन से हमने शुरू कर दी होती, या हम जिंकोविट और लिम्सी सबको पहली वेव से ही खिला रहे होते, तो हो सकता है कई लोगों की इम्यूनिटी और अच्छी होती, हम इतने ज्यादा केसेस आते ही नहीं। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं हो पाया, उतने ज्यादा हम जागरूक लोगों को नहीं कर पाए कि हम बता ही नहीं पाए कि कैसे इससे लड़ना है। तो छोटे बच्चों को, यस, मैंने जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल में कहा था कि कई म्यूटेशंस है ना, तो हर एज के लिए अलग म्यूटेशन होके अपना वो आ रहा है धीरे धीरे, तो तभी तो और भी आएंगे, हो सकता है जानवरों के लिए भी। ठीक है डॉक्टर आनंद शुक्ला, क्या दूसरी लहर देश को इतना डैमेज कर चुकी है कि तीसरी लहर उतना नुकसान न कर पाए, या फिर तीसरी लहर दूसरी लहर से और भयानक हो सकती है और इसमें बच्चे प्रभावित होंगे? आपका क्या आकलन है तीसरी लहर को लेकर? देखिए, सिंगापुर वाले रिपोर्ट में वो इंडियन डॉक्टर ही हैं जो लोग यहाँ पे मैसेज कन्वे करते हैं, तो उसमें बच्चों पे कोई खास असर उन लोगों ने नहीं दिखाया है। लेकिन ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। तो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे उसको इम्यूनिटी होता जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे भी फीटल प्रोटीन और फीटल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, और इससे हम लोग बचाव में रहेंगे। रही बात, आपने कहा कि दूसरे में नुकसान कितना हुआ, तो नुकसान में इकोनॉमी में थोड़ा बहुत हुआ है। 1 महीना हो गया लॉकडाउन, जाने भी बहुत गई हैं डॉक्टर साहब। हमारे जी जाने तो वो जाएंगी, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं है तो कोरोना से ही जा रहे हैं। आप ये देखिए, वायरल फीवर में भी होते हैं, फ्लू में भी होते हैं, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंजा में मरते हैं, इससे ज्यादा फ्लू में भी मर जाते हैं, सार्स जब आया था उसमें भी मरते गए। तो चूंकि इसका स्प्रेडिंग बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रेवल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुआ है, इसीलिए। जी ठीक है। एक अंतिम सवाल डॉक्टर दीप्तांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बतौर डॉक्टर्स आप लोग इस लॉकडाउन की व्यवस्था को और कितने दिन लागू रखने की अपील सरकार से करते हैं? क्योंकि लॉकडाउन से निश्चित तौर पर व्यवसाय को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है देश भर के कई राज्यों में और देश के राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन दूसरा कोई विकल्प भी भारत जैसे देश में
मामलों को कम करने में नजर नहीं आता। तो क्या आप लोगों का आकलन है कि लॉकडाउन ये कब तक रहना चाहिए? अगर आप मेरी खुद की राय माने, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि साप्ताहिक लॉकडाउन होना चाहिए 3 दिन का, कि अच्छा। फ्राइडे सैटरडे संडे बंद रहे, मंडे टू थर्सडे वर्किंग रहे। इससे क्या है कि एक बीच में एक गैप मिलेगा आपको देखने के लिए कि कितने लोग संक्रमित हुए, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, उनको अस्पताल में बेड मुहैया कराने का एक आपको बीच में एक टाइम पीरियड मिलेगा। तो अगर आप इस तरह फेजेस में लॉकडाउन करते हैं तो थोड़ा सा कमी रहेगी केसेस में फैलने के, स्प्रेड में थोड़ी कमी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और डॉक्टर आनंद शुक्ला आपका भी कि आपने तमाम कोरोना संक्रमण से जुड़े छोटी बड़ी बातों को लेकर जो लोगों के मन में सवाल है उसको स्पष्टता से जवाब दिया। साफ तौर पर भले ही मामले रिकॉर्ड स्तर पर कम दर्ज हो रहे हों, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण उसी तरीके से, उसी घातक रफ्तार से जारी है। इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही देश को बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। बहरहाल आज के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।